उत्तर प्रदेश का संभल जिला, जहां इतिहास के पन्ने चुपचाप गवाही देते हैं कि किस तरह एक शहर की सांस्कृतिक, सामाजिक और धार्मिक संरचना को धीरे धीरे योजनाबद्ध रूप से बदल दिया गया। 24 नवंबर 2024 को एक सर्वे के दौरान दंगे ने उस ज्वालामुखी का मुखौटा हटा दिया जो सालों से भीतर ही भीतर खदबदा रहा था। 24 नवंबर 2024 को संभल में शाही जामा मस्जिद के आसपास एक कोर्ट निर्देशित सर्वे के दौरान हिंसा भड़क उठी। यह घटना मात्र एक स्थानीय विवाद नहीं रही, बल्कि एक गहरी, कहीं खून और धूर्तता से लिखी साजिश का हिस्सा बन गई। ऐसा हम नहीं कह रहे, ऐसा न्यायिक आयोग की 450 पृष्ठों की गुप्त रिपोर्ट में स्पष्ट हुआ है, जिसे 28 अगस्त 2025 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सौंपा गया। रिपोर्ट में बताया गया कि संभल नगरपालिका क्षेत्र में वर्ष 1947 में हिंदू आबादी 45%, जो वर्ष 2025 में घटकर 15 से 20% से मुस्लिम आबादी बढ़कर 80 से 85% हो गई। इस बदलाव को रिपोर्ट ने लक्षित हिंसा, राजनीतिक तुष्टीकरण और एक तरफा पलायन से जोड़कर समझाया, जिसमें विपक्षी दलों ने, जिसमें समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने इस रिपोर्ट को राजनीति से जोड़कर देखा और रिपोर्ट की गोपनीयता पर सवाल उठाए। रिपोर्ट में यह निहायत चौंकाने वाला दावा किया गया है कि हिंसा स्वाभाविक और आत्मीकरण वाली घटना नहीं, बल्कि पूर्व नियोजित साजिश का परिणाम। इसमें उत्तरदायित्व के दाग पोछे गए, खासकर सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क पर, जिनके भाषण को हिंसा का ट्रिगर माना गया। वे कथित तौर पर बोले थे कि हम इस देश के मालिक हैं, हमारा मस्जिद रहेगा, और जिससे समाज में तनाव बढ़ेगा। रिपोर्ट में यह सनसनीखेज दावे शामिल हैं कि संभल अंतर्राष्ट्रीय आतंकी नेटवर्कों का अड्डा बन चुका, जिसमें अलकायदा, हरकत उल मुजाहिदीन और अमेरिका द्वारा आतंकी घोषित लाना आसिम मतलब सना उल हक जैसे नाम शामिल हैं। संभल हिंसा की रिपोर्ट में कई हथियार सप्लायरों का नाम भी सामने आया है, जिसमें मुख्य सप्लायर गुलाम का नाम सामने आया है। फिलहाल गुलाम को गिरफ्तार किया जा चुका है और उसने कई विदेशी ओरिजिन हथियार, गोलियां भी दी और बताया कि 23 नवंबर को शारिक साठा ने उसे सर्वे रुकवाने और विरोध उकसाने का संदेश दिया। गुलाम ने बताया कि उन्होंने वकील विष्णु शंकर जैन को खत्म करने की साजिश भी रची थी, क्योंकि वह हिंदू पक्ष के वकील थे। पुलिस को विदेशी गोलियां मिली, चेकोस्लोवाकियाई और ब्रिटिश, साथ ही साथ पाकिस्तानी कार्टिज भी मिले। व्हाट्सएप ग्रुप सांसद संभल सक्रिय था। 22 नवंबर से लोग बुलाए जा रहे थे। एसआईटी जांच में महत्वपूर्ण साबित हुई रिपोर्ट में कारणों की पहचान का भी जिक्र किया गया है, जिसमें धार्मिक दंगे और भय का वातावरण, राजनीतिक तुष्टीकरण, विशेष करके सपा शासनकाल में प्रशासनिक उदासीनता और एक तरफा कार्रवाई, समाज में कट्टरता और अलगाव की भावना का फैलाव। ये केवल सांख्यिकी नहीं, बल्कि ये एक संस्कृति, एक पहचान और एक समाज को दरकाने की कहानी। रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि शाही जामा मस्जिद जिस जमीन पर बनी है, वहां पहले हरियर मंदिर था, जिसका पुरातत्विक और ऐतिहासिक साक्ष्य आयोग ने प्रस्तुत किया। इस मुद्दे ने धार्मिक तनाव को हवा दी है और भावनात्मक रूप से एक बड़ा विस्फोट तैयार किया, जिसमें राजनीतिक तत्वों ने भी अपना तेल डाला। रिपोर्ट में सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क का नाम बड़ी प्रमुखता से लिया गया। उनका एक कथित भड़काऊ भाषण दंगे से कुछ दिन पहले का वायरल हुआ, जिसमें उन्होंने कहा था, मंदिर बनाने वालों को यहां से भगा देंगे, ये मस्जिद हमारी है और रहेगी। इसके बाद स्थानीय इमाम और नेताओं की गोपनीय मीटिंग हुई। सोशल मीडिया पर व्हाट्सएप ग्रुप्स जैसे कि सांसद संभल, दंगे से पहले कॉल रिकॉर्ड्स और नक्शे साझा किए गए। यह सारा डेटा रिपोर्ट्स का हिस्सा है, एक ऐसा ब्लूप्रिंट जो किसी आतंकी हमले जैसा लगता है। अब आइए उस काले सच पर, जो रिपोर्ट का सबसे खतरनाक हिस्सा है। गुलाम, जी हाँ, वही गुलाम जो हथियार सप्लायर था। पूछताछ में उसने कबूला कि विदेशी हथियारों की सप्लाई की। हथियारों पर मेड इन यूएसए और पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के निशान पाए गए। उसने कबूला कि वह शारिक साठा के निर्देश पर काम करता था। शारिक साठा जो मास्टरमाइंड था, आईएसआई से लिंक, अलकायदा और हरकत अल मुजाहिदीन के लिए सक्रिय मकसद था। हिंदू पक्ष के वकील विष्णु जैन की हत्या व्हाट्सएप कॉल्स और साथ ही साथ क्रिप्टो करेंसी के जरिए फंडिंग की जाती। अब आपको बताते हैं कि आखिर साजिश की रूपरेखा कैसे थे। सोशल मीडिया पर अफवाहें फैलाई, भीड़ को इकट्ठा करने के लिए इमामों की मदद से फतवा जारी किया। 24 नवंबर को भीड़ ने वकीलों पर हमला किया, सर्वे टीम को
शहर के कई हिस्सों में संगठित तरीके से हिंसा फैलाई गई। रिपोर्ट के अनुसार यह सीधी आतंकी मॉड्यूल था, एक लोकल टेरर स्लीपर सेल का संचालन। उत्तर प्रदेश पुलिस ने इस मामले में एसआईटी जांच में तथ्य रखे, वे चौंकाने वाले। 124 अभियुक्त, जिसमें से कई सपा कार्यकर्ता भी शामिल, 3 प्रमुख व्हाट्सएप ग्रुप जिसमें सेव मस्जिद, वॉइस ऑफ उम्मा, संसद संबल, 300 प्लस कॉल लॉग्स, 700 वीडियो फुटेज, बड़ी मात्रा में विदेशी हथियार, डिजिटल ट्रांजैक्शन। यह सिर्फ हिंसा नहीं थी, यह भारत के संविधान पर सुनियोजित हमला था। रिपोर्ट के लीक होते ही राजनीतिक तूफान खड़ा हो गया। सपा, एआईएमआईएम और कांग्रेस ने कहा कि रिपोर्ट पक्षपाती है। मुस्लिम संगठनों ने आरोप लगाया कि हमें टारगेट किया जा रहा है। बीजेपी ने कहा यह एक कड़वा सच है, इससे देश को आंखें खोलनी होगी। सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई, इस रिपोर्ट को पब्लिक डोमेन में जारी किया जाए ताकि पारदर्शिता बनी रहे। यदि हम गाजा, सीरिया या अफगानिस्तान की हिंसात्मक संरचनाओं को देखें और आज संभल की कहानी से तुलना करें तो हम पाएंगे बाहरी फंडिंग, धार्मिक कट्टरता, राजनीतिक संलिप्तता, न्याय और संविधान पर हमला। क्या ये एक इत्तेफाक है या फिर से देश के भीतर खामोश जिहाद का प्रारंभिक चरण है? संभल सिर्फ एक केस नहीं, यह पूरे देश के लिए आईना है। एक चुपचाप साजिश कैसे अपने पैर जमाती है, कैसे राजनीति उसका हथियार बनती है और कैसे न्यायिक प्रणाली उसे उजागर करती है। ये एक बड़ी चिता है। आपको क्या लगता है, क्या संभल की कहानी उतनी सरल है जितनी हमें आंखों से दिखती है, या इसके पीछे कोई गहरी साजिश है जो कस्बाए हिंद की ओर संभल को और साथ साथ पूरे देश को ले जा रहे हैं? कमेंट बॉक्स में हमें आपके जवाब का इंतजार रहेगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।